नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स ऑप्शनल की लाइव क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। हाँ, ये हमारा 36th क्लास है। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तक कि हमने पिछले क्लासेस में कर लिया था यूजफुलनेस ऑफ सेंटर ऑफ मास तक। अब हम चल रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम पे। ठीक है। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेंटर ऑफ मास में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि जो हमारा सिस्टम है, ठीक है ना, ये मान लीजिए आर्बिट्ररी ओरिजिन O है और ये जो हमारा सिस्टम है M1 पार्टिकल R1 पोजीशन वेक्टर पे, सिमिलरली M2 पार्टिकल R2 पोजीशन वेक्टर पे, M3 पार्टिकल R3 पे एंड सो ऑन Mn पार्टिकल Rn पोजीशन वेक्टर पे। ठीक है ना। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट यानी कि पोजीशन वेक्टर इस फॉर्मूले से दिया जाता है करके मैं बता चुका हूं। ठीक है। सो क्या होगा अब हमें ये देखना है। और यहाँ पे ये जो कैपिटल M है, ये कैपिटल M इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सो टोटल मास ऑफ द सिस्टम कैपिटल M है, तो कैपिटल M किसके बराबर है? समेशन I इक्वल टू 1 to n स्मॉल m। ठीक है ना, स्मॉल m I। ठीक है ना। काय के बराबर है कैपिटल M? समेशन I इक्वल टू 1 to n mi। ठीक है, इसके बराबर है हमारा कैपिटल M, जो कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम है। यहां अच्छे से लिख देता हूं, ये इसके बराबर है करके। ठीक है। सो यदि सारे के सारे मास इक्वल हो जाते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि यदि जितने भी मासेस हैं मेरे M1, M2, M3, M4, M5 ऐसे करते करते Mn तक के सारे मासेस यदि इक्वल मास के हो जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो होगा यह कि ये जो एक्सप्रेशन है RCM का, इसमें इसे जब एक्सपांड करके लिखोगे इस ऊपर वाले न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर को जब एक्सपांड करके लिखोगे तो M कॉमन आ जाएगा उसमें। ठीक है ना, M विल कम आउट कॉमन एंड डिनोमिनेटर में कैपिटल M है। कैपिटल M इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सो टोटल मास ऑफ द सिस्टम इसके बराबर है, मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे क्या आएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू Mn। और सबके सब M है तो क्या हो जाएगा? ये M प्लस M प्लस M प्लस M प्लस M n टाइम्स। ठीक है ना, M का एडिशन n टाइम्स। तो M का एडिशन n टाइम्स तो Nm आ जाएगा। समझ में आ रही बात? और M और M फिर कैंसिल हो जाएंगे। So I will finally get RCM is equal to R1 position vector plus R2 position vector plus R3 position vector up to Rn position vector। ठीक है ना। तो ये मेरा RCM का कोऑर्डिनेट होगा और डिवाइडेड बाय n होगा। ठीक है, ये वाला n। ठीक है ना। तो व्हाट इज दिस वैल्यू? बेसिकली R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा Rn तक और डिवाइडेड बाय n। व्हाट इज दिस? This is arithmetic mean of this vector। पोजीशन वेक्टर्स का arithmetic mean, सिस्टम के पार्टिकल जहां जहां लोकेटेड है उनके पोजीशन वेक्टर्स का arithmetic mean, उस पे हमारा सेंटर ऑफ मास लोकेटेड होगा। नाउ पोजीशन वेक्टर का arithmetic mean यानी कि ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है किसी भी सिस्टम का। ठीक है ना। जो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि किसी भी सिस्टम का यदि पार्टिकल्स बहुत सारे किसी भी सिस्टम में है डिस्क्रीट, तो हर एक पार्टिकल का अगर आप पोजीशन वेक्टर ऐड करते हैं और उनको n से डिवाइड करते हैं, तो हमारा एरिथमेटिक मीन जो कि है पोजीशन वेक्टर का, वो एरिथमेटिक मीन पे ही हमारा ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। ठीक है ना। सो अगर 3 पार्टिकल है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाय 3 आएगा अगर 3 पार्टिकल है तो। समझ में आ रही है बात? यहाँ n पार्टिकल है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा Rn तक डिवाइडेड बाय n आया है। समझ में आ रही है बात? सो एरिथमेटिक मीन पे ही हमारी पोजीशन वेक्टर के एरिथमेटिक मीन पे ही हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है सिस्टम का। इसलिए अगर सारे के सारे मासेस इक्वल हो गए, तो हमारे सारे के सारे मासेस अगर इक्वल हो गए तो हमारा सेंटर ऑफ मास जो है कोइंसाइड कर देता है ज्योमेट्रिक सेंटर के साथ। समझ में आ रही बात? So center of mass coincide to the geometric center of the system in case when all the masses are equal। ठीक है ना।
ऑल द मासेस आर इक्वल इन ए सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। ठीक है, समझ में आ गई होगी वो पूरी बात। नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स सेकेंड प्रॉपर्टी which says if origin is taken at the center of mass then RCM is equal to 0। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो हमारा सिस्टम था, जो ये R पोजीशन वेक्टर पे M1 मास है, R1 पे ये R2 पोजीशन वेक्टर पे M2 मास है, ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम था Mn तक के, इसी तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम मैंने क्या बताया था कि RCM इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ निकल के आता है तो RCM इज दिस, ठीक है ना, और ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, और इसका मास किसके बराबर है, कैपिटल M के बराबर। ठीक है, तो अगर ओरिजिन को मैं सेंटर ऑफ मास पे ले लेता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं ओरिजिन को सेंटर ऑफ मास पे ले लेता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि ओरिजिन मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है ना, ओरिजिन ही यहाँ ले लिया। तो ओरिजिन अगर यहां ले लिया तो क्या होगा मेरा, फिर से लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। ये मान लीजिए ओरिजिन मैंने यहां ले लिया, सेंटर ऑफ मास जहां पे लोकेटेड है, ठीक है ना, वहीं ओरिजिन ले लूंगा तो RCM किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। देखिए ये RCM किसके बराबर आएगा, यहाँ इसके रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास ही के रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, तो सेंटर ऑफ मास ही के रेस्पेक्ट में अगर तुम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालोगे तो इट विल बी 0। सो इफ ओरिजिन इज टेकन एट द सेंटर ऑफ मास देन RCM वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, नाउ एज क्योंकि वही ओरिजिन है ना, RCM वेक्टर पे ही ओरिजिन आपका हो गया, तो RCM वेक्टर 0 हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन से सेपरेशन 0 है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एंड ओरिजिन आर कोइंसाइडिंग एंड RCM शोज सेपरेशन। RCM क्या दिखाता है, सेपरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन, और आपने सेंटर ऑफ मास पे ही ओरिजिन ले लिया तो सेंटर ऑफ मास और ओरिजिन के बीच का सेपरेशन 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। सो RCM इज इक्वल टू 0। नाउ एज RCM इज इक्वल टू 0 तो RCM के फॉर्मूले, RCM इसके इक्वल होता है हमको पता है, तो ये चीज पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। अब ये M राइट हैंड साइड में जाएगा, M राइट हैंड साइड में जाएगा तो समेशन I, ये यहाँ एक्चुअली I इक्वल टू 1 to n है, ठीक है ना, ओनली समेशन I लिख दिया है मैंने, पर I इक्वल टू 1 to n है, वो आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, आप केवल समेशन I लिख के नहीं आ सकते। समझ में आ रही बात। सो I इक्वल टू 1 to n MI RI इक्वल टू 0, यानी कि क्या हुआ, अगर ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे ले लिया मैंने, यदि मैं ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे लेता हूं तो जो मोमेंट ऑफ मासेस का जो सम होता है, ठीक है ना, अगर मैं ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास लेता हूं, सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन लेता हूं, क्योंकि ओरिजिन तो मैं आर्बिट्रेरी कहीं भी ले सकता हूं, तो मैं मान लिया मैंने कि सेंटर ऑफ मास पे ही मैंने ओरिजिन ले लिया, तो सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं ओरिजिन ले लेता हूं तो ऐसी स्थिति में जो मोमेंट का सम होगा, जो मासेस के मोमेंट्स का सम होगा, दैट विल बी 0। ठीक है ना, सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ मासेस इज इक्वल टू 0 इफ सेंटर ऑफ मास, ओरिजिन इज टेकन एट द सेंटर ऑफ मास, यहां लिख देना इफ ओरिजिन इज टेकन एट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। सो दिस इज द थिंग। नाउ इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इस सम ऑफ द मोमेंट ऑफ मास इज इक्वल टू 0 इफ ओरिजिन इज टेकन एट द सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट का जो ये होता है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट मासेस का निकल के आता है, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो मोमेंट है वो 0 आता है। ये भी तो ये इसी का इम्प्लीकेशन है ना, ये भी तो कह सकता हूं मैं, है कि नहीं। अगर सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन लेने से मोमेंट 0 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिन जब सेंटर ऑफ मास पे लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सारे के सारे सिस्टम को नाप रहे हो, और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर तुम सिस्टम को नाप रहे हो और मोमेंट 0 आ रहा है तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट 0 हुआ, है ना। सो इन अदर वर्ड्स इसी का मतलब ये भी होगा कि मोमेंट इज इक्वल टू 0, मोमेंट ऑफ मासेस इज इक्वल टू 0 फॉर द सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स इफ नहीं विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो मासेस का मोमेंट होता है वो 0 होता है। समझ में आ रही बात। सो दिस इज द इम्प्लीकेशन। नाउ टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये भी देख लेते हैं।
मैंने पिछले क्लासेस में बताया था। अभी देखिए दोस्तों, कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी नहीं है, कैपिटल पी है, ठीक है ना। तो कैपिटल पी यानी कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम किसके बराबर होगा? सारे के सारे जितने भी मोमेंटम है एन पार्टिकल्स के मोमेंटम का सम इक्वल टू कैपिटल पी यानी मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा। नाउ सम करोगे तो m1v1 पहले पार्टिकल का, m2v2, p2 के जगह पे m2v2, ऐसा करते करते pn के जगह पे mn आएगा, ठीक है ना। एंड दिस विल बिकम आई समेशन i इक्वल टू 1 to n mi वेक्टर, ठीक है ना। दिस विल बिकम लाइक दिस, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है ना। बट हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू होता है समेशन i इक्वल टू 1 to n mi ओवर कैपिटल M, ठीक है ना, वेयर कैपिटल M इज द मास ऑफ द होल सिस्टम। सो समेशन i इक्वल टू 1 to n mi इज इक्वल टू कैपिटल M VCM, ठीक है ना। so, यहां से इसको राइट हैंड साइड मिलेगा। सो ये तो अभी निकाला हमने कि ये टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है करके। सो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम किसके बराबर आया? MVCM के बराबर। यानी कि ये क्या दर्शाता है, ये फॉर्मूला ये दर्शाता है कि आपका सिस्टम का टोटल मोमेंटम, आपने सिस्टम को, डिस्क्रीट पार्टिकल्स के सिस्टम को n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की डिस्क्रीट जो थे उसकी सिस्टम को आपने एक सिंगल पार्टिकल में तब्दील कर दिया जिसका टोटल मोमेंटम कैपिटल P है। और वो टोटल मोमेंटम को मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ, टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो मैंने बेसिकली ये फार्मूला वही चीज दर्शाता है कि आपका पार्टिकल में आपने तब्दील कर दिया सिस्टम को, ठीक है ना। तो ये यहां से भी यूजफुलनेस ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चलती है। कैसे? यहां पे मैं इतने सारे मोमेंटम को ऐड कर रहा था, ठीक है ना, कितने सारे मोमेंटम को मैं यहां ऐड कर रहा था। यहां मैं इस फॉर्मूले में अगर मैं इस वे में निकालना चाहूँ मोमेंटम सिस्टम का, तो इस तरीके से सिस्टम का मोमेंटम निकालना कितना टीडियस टास्क है। आपको अगर 1000 पार्टिकल है तो 1000 पार्टिकल के मोमेंटम का इंडिविजुअली सम लेना होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कितना इजीली निकल रहा है। आपको टोटल मास ऑफ द सिस्टम पता और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मालूम हो गई तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आपको पता चल जाएगा बिना इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम का सम किए। समझ में आ रही है ना बात? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। So next move on towards our next slide. F external equal to M ACM, ये तो बता चुका हूं मैं। टोटल एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जो कैपिटल M होता है हमारा टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ सिंगल पार्टिकल ऑफ मास M लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ मास। ये तो बता चुका हूं मैं, ठीक है ना। नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये भी कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू VCM, ये वाला जो फॉर्मूला था इसी के बराबर ये वाला भी फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये तो पिछले क्लासेस में डिस्कस भी किया है डिटेल में, है कि नहीं। नाउ यहां से न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी डिराइव अप्लाई हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 डाल के देखो तो ACM आएगा और ACM 0 डाल के देखो तो F एक्सटर्नल 0 आएगा। समझ में आ रही ना बात? मतलब कि दोनों एक दूसरे को पूरक है दोस्तों। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0। यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाता है, फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट में लिखा है कि यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाता है तो MACM इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज की एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। एज कैपिटल M इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। कैपिटल M तो 0 है नहीं, कैपिटल M 0 नहीं है क्योंकि सिस्टम एग्जिस्ट कर रही है, और एग्जिस्ट कर रही है सिस्टम तो उसका कुछ ना कुछ फाइनाइट मास होगा, 0 तो होगा नहीं। तो कैपिटल M इज नॉट 0, देयरफॉर ACM इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ACM इज इक्वल टू 0 इफ IFF का मतलब क्या? इफ एंड ओनली इफ, ठीक है ना। सो IFF मैंने कि इफ एंड ओनली इफ का मतलब यह है कि यदि ACM इक्वल टू 0 होगा यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0 होगा तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, और यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम 0 होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को पूरक है। ये प्रूव कर दोगे तो ये प्रूव हो जाएगा, और ये प्रूव कर दोगे तो ये प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? तो जब दोनों एक दूसरे को पूरक होते हैं
नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है तब IFF इफ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अगर किसी ने बोल दिया कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप पार्टिकल के लिए लिखते हैं, लेकिन आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए लिख के बताइए, तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए क्या होगा? इट विल बी F एक्सटर्नल इक्वल टू कैपिटल M ACM, ठीक है ना। एंड देन यू विल से कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ACM इज इक्वल टू 0 और ACM इज इक्वल टू 0, यानी कि वही। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल ये कहलाएगा आपका। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ऐसी छोटी छोटी चीजें भी आपको इंटरव्यू में पूछ ली जाती है, क्योंकि जो फिजिक्स ऑप्शनल वाले बंदे रहते हैं उनके इंटरव्यू बोर्ड में भी फिजिक्स के एक्सपर्ट्स बैठते हैं, ठीक है ना। सो दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिजिक्स ऑल्सो, ठीक है ना। इंटरव्यू में पूछेगा या नहीं पूछेगा वो तो बात की बात है, लेकिन जो मेंस है उसमें पूछ सकता है कि राइट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड एक्सप्लेन इट, ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है ना। छोटे से छोटा सा जो पार्ट होगा, ऐसा एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी क्वेश्चन का वो पार्ट होगा। 15 मार्क क्वेश्चन है यदि, तो उसका 2-3 मार्क का पार्ट ये भी हो सकता है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? नाउ द 6th पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग, द सेंटर ऑफ मास ऑफ योर बॉडी। और ये यहाँ पे वो वाला भी कंसेप्ट अप्लाई होता है दोस्तों, ठीक है ना। वो जो मैंने आज सुबह जो एग्जांपल दिया था ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाला, कि अलग अलग सिस्टम और एक सिस्टम वो मान के और इंटरनल फोर्सेस कैंसल, वो सब वो इससे भी पता चलता है दोस्तों। देखिए F एक्सटर्नल, जब वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो थे एक ही सिस्टम का पार्ट थे, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0 आ रहा था, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 आया था, ठीक है ना। सुबह का एग्जाम्पल याद होगा होपफुली। और जब ACM इक्वल टू 0 था तो नेट एक्सटर्नल फोर्स भी 0 आ रहा था। सुबह का एग्जाम्पल याद है ना? समझ में आ रही है बात? सो दिस इज द थिंग। एंड द 6th पॉइंट जो है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट नेसेसरीली लाई विद इन द बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सेंटर ऑफ मास तो हमेशा बॉडी के अंदर ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, सिस्टम के अंदर भी हो सकता है, सिस्टम के बाहर भी हो सकता है। यदि रिजिड बॉडी है तो बॉडी के अंदर हो सकता है या बॉडी के बाहर हो सकता है। और यदि डिस्क्रीट पार्टिकल का सिस्टम है तो सिस्टम के बाउंड्री के अंदर हो सकता है या सिस्टम के बाउंड्री के बाहर हो सकता है। समझ में आ रही है बात? सो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिंग इज एट इट्स सेंटर, इसका भी एग्जाम्पल है। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट नेसेसरीली लाई विद इन द बॉडी, ठीक है ना। तो एक किसी बॉडी के, अगर मैं रिंग लेता हूं तो रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है, लेकिन उस रिंग के सेंटर ऑफ मास जिस जगह पे है, वो जो सेंटर है रिंग का, वहां तो कोई भी मास नहीं है रिंग का लोकेटेड। तो जहां पे रिंग का कोई भी मास लोकेटेड नहीं है वहां पे भी सेंटर ऑफ मास आ सकता है, यानी कि किसी बॉडी के बाहर भी सेंटर ऑफ मास लाई कर सकता है। जैसे रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है जिस सेंटर पे कोई मास नहीं है, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास डज नॉट नेसेसरीली लाई विद इन द बॉडी, इट कैन बी इनसाइड द बॉडी और इट कैन बी आउटसाइड द बॉडी, डिपेंडिंग ऑन हाउ योर मास डिस्ट्रीब्यूशन इज। तुम्हारा मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसके आधार पे सेंटर ऑफ मास निर्धारित होगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो तुम्हारा जैसे रिंग का सेंटर ऑफ मास उसकी बॉडी के बाहर होता है, सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर होगा, हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास अगेन बॉडी के बाहर होगा। समझ में आ रही है ना बात? तो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का कहाँ होगा? सेंटर पे होगा सॉलिड स्फीयर के। तो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए यदि सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे है स्फीयर के, तो बॉडी के अंदर लाई कर रहा है। और यदि यूनिफॉर्म हॉलो शेल की बात करूं मैं, स्फेरिकल शेल की, तो यूनिफॉर्म हॉलो स्फेरिकल शेल जो होगा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? फिर से सेंटर पे, क्योंकि यूनिफॉर्म है बॉडी। तो यदि फिर से सेंटर पे लाई करेगा तो सेंटर पे तो कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है हॉलो स्फीयर का, तो भी सेंटर पे लाई कर रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द बॉडी का ये एक और एग्जांपल हो गया। एक तो रिंग हो गया और दूसरा हॉलो स्फीयर हो गया, यूनिफॉर्म वाला हॉलो स्फीयर। समझ में आ रही है ना बात?
सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है ना. सो दिस वेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास बेसिकली. ठीक है. नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, and this we will do in the next class. This has been asked in 1999 by the way. ठीक है ना. conservation of linear momentum has been asked in 1999 and we will do this in the next class. Till then, thank you very much.